नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आजकल थोड़ा चूँकि परीक्षाएं चल रही हैं तो इसलिए व्यस्तता ज़्यादा रहती है, इसलिए नई वीडियोस डाल नहीं पा रहा हूं। फिर भी आज आपकी डिमांड पे नई वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है वो है 1848 की क्रांति, कारण, स्वरूप, परिणाम और महत्व। तो मित्रों, इसके पहले कि टॉपिक प्रारंभ करें, आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ अपने कमेंट अवश्य दिया करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 1848 की क्रांति। 1848 ईस्वी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके पहले अगर आपने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा होगा तो फ्रांस की क्रांति के उपरांत एक जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, उसकी लहर आई थी। एक राष्ट्रवाद की लहर से पूरा यूरोप ओतप्रोत हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिक्रियावादी लोग थे वो परेशान थे। तो एक तरह से ये राष्ट्रवाद का और प्रतिक्रियावाद का झगड़ा था जो यूरोप में आगे चलता रहा और अंत में राष्ट्रवाद की इसमें विजय हुई। बीच बीच में 1848 से पहले 1830 में भी क्रांतियां हुई थी और 1848 में हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई, कल्मिनेशन को पहुंच गई। तो मित्रों, 1848 ईस्वी को चमत्कारों का वर्ष कहा जाता है। और तो साथ ही साथ इसको ये कहा जाता है कि इतिहास में अंकुरों की क्यारी, अर्थात सीड प्लॉट ऑफ हिस्ट्री। वास्तव में यह चमत्कारों का वर्ष था। क्यों? क्योंकि यूरोप के विभिन्न 17 राज्यों में एक साथ ही क्रांतियां प्रारंभ हुई थी 1848 में। तो 1848 की क्रांति कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं प्रारंभ की गई थी। हम इसे ये नहीं कह सकते कि यह एक योजनाबद्ध क्रांति थी। इस क्रांति के लिए न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिम्मेदार था और न राजनीतिक शरणार्थियों ने इसे जन्म देने में कोई सहयोग दिया। 1848 के प्रारंभ में किसी को यह विश्वास ही नहीं था कि क्रांति संभव है, किंतु अनेक देशों में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। 1847 ईस्वी के अकाल से लगभग सभी स्थानों पर आर्थिक संकट गहरा हो गया। 1847 का आप यूरोप का आर्थिक इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे 1847 में वहाँ एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो उसने भी इस क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। परिणामतः किसी भी क्रांति के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थिति सरल हो गई थी। प्रारंभ में आंदोलनकारियों का उद्देश्य था मात्र सुधार करना। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां इनके अनुकूल नहीं थी और क्रांति से पहले वो अनुकूल हो गई और तत्कालीन स्थिति के प्रति इनकी शिकायतें वास्तविक थी। ऐसा नहीं था कि मनगढ़ंत बातें कर रहे थे, किंतु क्रांति के विचार जन साधारण की समझ के बाहर थे। यही कारण है कि 1848 की क्रांति जन क्रांति नहीं थी। इसके नेता बुद्धिमान लोग थे, परंतु इन्हें वास्तविकता का अनुभव नहीं था, अनुभवी नहीं थे वो लोग। वे लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे जो इनके नेता थे, और उन्हें अमेरिका से एक तरह से आप कह लीजिए कि स्टिमुलेशन मिल रहा था, एक तरह का प्रोत्साहन अमेरिका से प्राप्त हो रहा था। अमेरिका से एक तरह की उत्तेजना प्राप्त हो रही थी जो कि पूंजीवादी विचारधारा से संबंधित थी। मित्रों, 1848 की क्रांति का मूल कारण था गणतंत्रवादियों और समाजवादियों का असंतोष। ध्यान दीजिए, गणतंत्रवादियों और समाजवादियों का असंतोष। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद गणतंत्रवादी देश में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, पर उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। लफायत के प्रयत्नों से फ्रांस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। उस समय गणतंत्रवादियों ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु उनके मन में भीतर ही भीतर असंतोष पल रहा था।
मित्रों, 1830 ईस्वी की क्रांति में व्यावसायिक नगरों के मजदूरों ने विशेष योगदान दिया था, पर क्रांति के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गद्दी पर बैठने के बाद लुई फिलिप ने जो सुधार किए, उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। मताधिकार का विस्तार किया गया, परंतु 200 रुपये फ्रैंक प्रत्यक्ष रूप से कर देने वालों को ही मतदान करने का अधिकार मिला। परिणामतः मजदूर वर्ग के लोग मताधिकार से वंचित रह गए। देश में कल कारखानों की वृद्धि हो रही थी। पूंजीपति बहुत कम मजदूरों की सहायता से बहुत अधिक व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। तो इस तरह मजदूरों में बेकारी फैल रही थी, क्योंकि कम मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जा रहा था। पूंजीपति उन पर अत्याचार कर रहे थे। सरकार पूंजीपतियों का ही पक्ष ले रही थी। इसलिए मजदूर वर्ग के लोग लुई फिलिप के शासन से असंतुष्ट थे। समाजवादी नेताओं ने अपने भाषणों और अपने लेखों से मजदूरों के असंतोष को और बढ़ाया। लुई ब्लां जैसे समाजवादियों ने औद्योगिक स्थानों में मजदूरों के संगठन कायम किए, मजदूरों के संघ कायम किए। उनके नेतृत्व में मजदूरों ने जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, सभाएं की और कारखानों में हड़तालें की, पूंजीपतियों और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए। तो उन लोगों ने बेकारी दूर करने और कल कारखानों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके अलावा मित्रों, सामाजिक समस्याओं का भी महत्व था। यूरोप का 3/4 भाग, जहां प्राचीन परंपराओं का अंत नहीं हुआ था, उन भागों पर किसानों का विशेष प्रभाव था। जर्मनी और प्रशा में भूस्वामियों और कृषकों के मध्य खिंचाव पैदा हो रहा था। नेपोलियन के पश्चात प्रत्येक स्थान में जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषकों की दशा बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यवसाय में कार्य करने की आवश्यकता थी, खेती के अलावा। किंतु व्यवसाय अब भी संगठित नहीं थे। केवल इंग्लैंड में ही व्यावसायिक क्रांति हो पाई थी। फ्रांस, जर्मनी आदि के कुछ भागों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई थी, किंतु इन श्रमिकों की दशा संतोषजनक नहीं थी। 1846 ईस्वी का कृषि का अकाल तथा 1847 की आर्थिक मंदी के कारण पूंजी लगाने में लोग भयभीत हो रहे थे और व्यावसायिक संकट भी उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा मित्रों, लुई फिलिप की बाह्य नीति शांतिपूर्ण थी, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया। फ्रांस की जनता नेपोलियन के ज़माने की तरह फ्रांस को यूरोप में आप कह लीजिए कि बहुत ही उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित देखना चाहती थी, किंतु लुई फिलिप जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन उसका घोर विरोधी था। बेल्जियम ने लुई फिलिप के पुत्र को अपना राजा चुना, लेकिन पामर्स्टन ने इसका विरोध किया। अतः लुई का पुत्र वहाँ की गद्दी पर नहीं बैठ सका। यह फ्रांस के लिए घोर अपमान की बात थी, लेकिन लुई फिलिप ने यह स्थिति सहन कर ली और शांति बनाए रखी। फ्रांस की जनता इससे अत्यधिक नाराज थी। लुई फिलिप की विदेशी मामलों में उदासीनता भी 1848 की क्रांति का एक कारण बनी। सन 1847 ईस्वी में समाजवादियों और गणतंत्रवादियों ने मिलकर सुधारों के लिए, विशेषकर मताधिकार को व्यापक बनाने के लिए आंदोलन चलाया। लुई फिलिप ने इस आंदोलन को कुचलने की चेष्टा की, इसका प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई। अंत में सन 1848 ईस्वी में यह आंदोलन इतना भयंकर हो गया कि लुई फिलिप को इसके आगे घुटने टेक देने पड़े, उसे इसके आगे झुकना पड़ा। उसने सुधारों की मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद स्थिति सुधर जाती, परंतु इसी समय एक ऐसी घटना घट गई जो क्रांति का तात्कालिक कारण बन गई। 23 फरवरी को आंदोलनकारियों ने प्रतिक्रियावादी गिजो का मकान घेर लिया। उस मकान की सुरक्षा करने वाले सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे 20 आदमी मारे गए और 30 घायल हो गए।
इसके बाद तो सुधार जिंदाबाद का नारा गणतंत्र जिंदाबाद में बदल गया और पेरिस भर में क्रांति की चिंगारी भड़क उठी, पूरे पेरिस में। 24 फरवरी को लुई फिलिप आंदोलनकारियों से अपनी रक्षा हेतु राजमहल छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तो इस प्रकार यह क्रांति यहीं पर समाप्त हो गई। इस क्रांति का स्वरूप प्रारंभ में तो सुधारवादी था, परंतु अब गणतंत्रवादी हो गया। विद्रोहियों ने गणतंत्र की घोषणा की और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, परंतु शीघ्र ही मजदूरों ने गणतंत्रवादियों की विजय को चुनौती दे दी। तो इसके नेता समाजवादी थे, अतः अब इसका स्वरूप समाजवादी हो गया गणतंत्रवादी से। तो समाजवादियों एवं गणतंत्रवादियों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें समाजवादियों की हार हुई और इसके बाद क्रांति का स्वरूप जो था वो एक बार फिर बदला और अब वो बोनापार्टवादी हो गया। बोनापार्टवाद की विजय राजतंत्रवाद की ही विजय थी, एक तरह से देखा जाए तो इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली आदि में भी क्रांतियां हुई। मेटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड द होल यूरोप इज, वो कहता है मेटरनिक की जब एक तरह से फ्रांस को जो है जुकाम हो जाता है तो पूरा यूरोप जो है वो स्नीजेस, उसको छींक आने लगती है। व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड द होल यूरोप स्नीजेस। तो ऑस्ट्रिया में सर्वप्रथम वियना में क्रांति हुई। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी और वहाँ का शासक फर्डिनेंड, उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है। जोसेफ नामक व्यक्ति को संवैधानिक सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। मेटरनिक इंग्लैंड भाग गया और साथ ही साथ मेटरनिक प्रणाली का भी अंत हो जाता है ऑस्ट्रिया में। तो अन्य कई स्थानों पर भी क्रांतियां हुई पर दबा दी गई। कुछ को अस्थायी सफलता मिली, कुछ क्रांतियों को हालांकि कुछ दबा दी गई। सभी जगह 1848 की क्रांतियां निराशाजनक ही प्रतीत होती हैं। इतना जरूर था कि इन क्रांतियों ने यूरोप में निरंकुशवाद की जड़ों को हिला दिया। कुछ देशों को संविधान मिल जाता है, यद्यपि कि क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं थी। 1848 की क्रांति अधिकतर 1815 ईस्वी की भूमि संबंधी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। चूँकि सारे यूरोप में मेटरनिक की व्यवस्था और हैब्सबर्ग वंश का प्रभुत्व हो गया था, अतः उसके विरोध में ये क्रांतियाँ होती हैं। इस समय फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वह निरंकुश शासन के साथ साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। निरंकुश शासन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता तैयार करने के लिए नहीं थी। ऑस्ट्रिया के बाहर जहाँ भी 1848 ईस्वी में क्रांतियाँ हुई तो वे सब एक प्रकार से निरंकुशवाद के विरोध, रूढ़वादिता के विरोध में और ऑस्ट्रिया के नीतियों के विरोध में हुई थी। ध्यान रहे आपको कि ऑस्ट्रिया जो है वो अपने आसपास के देशों के ऊपर अपनी दादागिरी किया करता था मेटरनिक के समय में, तो इसलिए उसके खिलाफ काफ़ी रोष था सब में। मुख्य रूप से वियना व्यवस्था का अंत करने के लिए क्रांतियां हो रही थी। यद्यपि इन क्रांतियों के विरोध में समानता थी, परंतु उनके ध्येय एवं उनके तरीके आपस में अलग अलग थे, आपस में एक जैसे नहीं थे। इसी कारण से क्रांतियां असफल हो रही थी। इन क्रांतियों का क्रम, समय और स्थान यह प्रदर्शित करता है कि वास्तव में क्रांतियों के दो केंद्र थे जहाँ पर यह क्रांति प्रारंभ होती थी, फ्रांस एवं इटली। ये केंद्र उदाहरण प्रस्तुत करते थे और सारे यूरोप को सूचना हो जाती थी। जब फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई तब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि में भी क्रांतियाँ हुई। बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिसमें क्रांतियाँ नहीं होती। ये देश क्रांति से
अनभिज्ञ थे। अब जैसे पोलैंड एवं रूस में क्रांति नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है कि जब सारे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ था तब पोलैंड और रूस में क्रांति नहीं हुई। इंग्लैंड, बेल्जियम इत्यादि भी क्रांति से अछूते रहे। तो ये दोनों देश औद्योगिक देश थे। 1848 ईस्वी की क्रांतियाँ अधिकतर मध्य यूरोप में हुई। उनमें से कुछ देश औद्योगिक थे और कुछ कृषि प्रधान भी थे। ब्रिटेन एवं बेल्जियम में क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन देशों का लचीला सिद्धांत था जो कि गणतंत्रवाद के हमलों को झेल सकता था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक देश बढ़ती हुई जनता को रोजगार भी प्रदान कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के मित्रों 1848 की क्रांति उत्पत्ति एवं प्रोत्साहन में शहरों का कार्य थी, नगरों का कार्य थी। अधिकतर यूरोप में शहर में रहने वालों ने ही ये क्रांतियाँ की थी। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के भविष्य पर भी पड़ा और इसमें यूरोप के भविष्य की, आप एक तरह से कह सकते हैं कि इन क्रांतियों ने यूरोप के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। आगे चल कर के जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये देखते हैं कि 1848 की क्रांति के बाद काफ़ी घटनाएं घटी। धीरे धीरे आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस वगैरह की जो पकड़ थी वो कमज़ोर होती गई। इटली का एकीकरण संभव हो सका क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका एक बहुत बड़ा शत्रु था। इसी तरह से जर्मनी का भी एकीकरण पॉसिबल हो सका क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है ये बाधा थे इटली और जर्मनी के एकीकरण में। लेकिन आगे चल कर के देखते हैं कि ये कार्य संभव हो सका और साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे देशों में धीरे धीरे गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। और आगे चल कर के हम देखते हैं जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, तो इसके कारण फिर और भी बहुत सारे परिवर्तन आए। जब नए नए राज्यों की सुरक्षा की बातचीत हुई तो यूरोप में गुटबंदियों वगैरह की परंपरा का भी प्रारंभ हुआ। तो खैर, लेकिन फिर भी 1848 की जो क्रांतियां हैं उनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से एक नई हवा यूरोप में बही। निरंकुशता को इससे करारा झटका लगा, तानाशाही को करारा झटका लगा और एक नए यूरोप के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर कमेंट भी अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जल्द ही किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।